एक रोज सुनंदा पूर्णिमा से कहती है, बहू, मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना हम गरीबों के लिए कुछ करें। ऐसे भी हमारे घर का काम तो सुबह सुबह ही खत्म हो जाता है और हम दोनों पूरा दिन फ्री बैठी रहती हैं। ऐसे में हमारा मन भी तो नहीं लगता। मन तो मेरा भी नहीं लगता मम्मी जी। हम लोग ना गरीबों के लिए खाना उपलब्ध करवा सकते हैं, वो भी कम से कम में, जहाँ वो पेट भर खा सके। 5 रुपए की थाली जिसमें दाल चावल सब्जी रोटी सलाद सब कुछ रहेगा, जिससे एक आदमी का पेट भर जाए, लोगों की मदद भी हो जाएगी और हमारा मन भी लग जाएगा। ठीक है मम्मी जी, कल से सावन शुरू हो रहा है, कल से ही हम इस शुभ काम को शुरू कर देते हैं। ठीक है बहू। पूर्णिमा और सुनंदा बाजार जाकर 100 लोगों के लिए खाना बनाने का राशन ले आती हैं और बड़े बड़े बर्तन खरीद लेती हैं। अगले दिन दोनों सास बहू सुबह 4 बजे उठ जाती है और अपने घर का काम खत्म करके 5 रुपए की थाली बनाने में लग जाती है। आज उनका पहला दिन होता है और साथ ही सावन का भी पहला दिन। दोनों मिलकर रोटी, आलू की सब्जी, दाल चावल बनाती हैं और अपने घर के बाहर एक बड़े से टेबल पर खाना सजाकर आवाज़ देने लगती है, बस 5 रुपए की थाली, 5 रुपए की थाली, आइए आइए और अपनी भूख मिटाइए। जिसे कहीं नहीं मिलता है खाना, वो यहाँ आकर 5 रुपये में पेट भर खाना। तभी वहाँ से एक बूढ़ा आदमी गुजरता है और वो सुनंदा के पास आकर कहता है, सच में 5 रुपए में पेट भर खाना मिलेगा? बहुत दिनों से पेट भर खाना नहीं खाया। हाँ जी बिल्कुल मिलेगा, और वो भी हर रोज़। ये लो 5 रुपये भीख मांग कर मैंने जमा किया है। पूर्णिमा एक थाली लगाकर बूढ़े को देती है। बूढ़ा झट से खाना खा लेता है और कहता है, अब तो मैं रोज 3 वक्त यहीं खाना खाने आऊँगा। खाना बहुत स्वाद था। मैं भी जाकर अपने गरीब भाइयों को बताता हूँ कि यहाँ 5 रुपए में थाली मिल रही है। भगवान आप लोगों का भला करे। शुक्रिया बाबा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइएगा। गरीब बूढ़ा अपने जैसे कई लोगों को ये बात बताता है और थोड़ी ही देर में गरीबों का एक झुंड सुनंदा और पूर्णिमा के पास पहुंच जाता है। 5 रुपए की थाली हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए 5 रुपए की थाली। हाँ सबको मिलेगी थाली। सब लाइन में खड़े हो जाइए और एक एक करके यहाँ आकर थाली ले जाइए। पूर्णिमा सबको एक एक करके थाली देती है और सुनंदा सबसे पैसे लेती है। सभी गरीब खाना खाकर खुश हो जाते हैं। शाम तक तो सारा खाना खत्म हो जाता है। रात को सास बहू मिलकर हिसाब करती हैं। बहू जोड़कर बता दो कि हमारे घर से कितने पैसे गए। मम्मी जी, घर से तो एक फूटी कौड़ी भी दी गई, उल्टा कुछ पैसे बच गए। हैं? सच में? तब तो एक औरत को अपने साथ काम पर रख लेते हैं, क्योंकि अकेले हम दोनों रोज़ इतने लोगों का खाना नहीं बना पाएंगे। हाँ मम्मी जी, ये तो बहुत मेहनत का काम है। मैं तो एक ही दिन में इतना थक गई हूँ कि पूछिए मत। ठीक है, जो पैसे बचेंगे उसमें से काम वाली को पैसे दे देंगे। पुण्य का पुण्य, और घर से कुछ जाएगा भी नहीं। अगले दिन सास बहू एक काम वाली माया को रख लेते हैं और उससे ही सारा खाना बनवाते हैं और समय पे फिर से खाना भी लगा देती हैं। 5 रुपए की थाली, आइए आइए, 5 रुपए में भरपेट खाना खाइए। सुनंदा के इतना कहने की देर थी कि गरीबों की लाइन लग जाती है। फिर पूर्णिमा सबको खाना देती है और सुनंदा पैसे काटती है। इस तरह दिन बीतने लगते हैं और 1 महीना पूरा हो जाता है। महीना पूरा होने पर पूर्णिमा और सुनंदा हिसाब करती हैं। मम्मी जी, पूरे 10,000 बच गए हैं। 2,000 माया को दे देंगे, फिर भी 8,000 की गोटी कमाई हुई है। माया को 2,000 नहीं देना, उसे तो 1,000 ही बहुत है। अरे 2,000 के जैसा किया क्या है उसने? देखो, 1 महीने में 9,000 की बचत, बस 5 रुपए की थाली में। अगर हम 10 रुपए कर दे तो डबल कमाई होने लगेगी ना। हाँ मम्मी जी, हम दोनों तो बिजनेस वुमन बन जाएंगी और सबको दिखा देंगी कि हम भी किसी से कम नहीं है। दोनों सास बहू के मन में लालच आ जाता है। अगले दिन माया को सुनंदा 1,000 रुपया देती है। पैसा देखकर माया का मुंह बन जाता है। लेकिन बात तो 2,000 में हुई थी ना, इतना काम इतने कम में कैसे होगा माँ जी?
ठीक है, करना है तो कर, नहीं तो मत कर। माया मजबूर होती है, इसलिए वो काम छोड़ नहीं पाती, लेकिन मन ही मन कहती है, मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रही हो ना। अब देखो तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। एक गरीब को सताना कितना भारी पड़ेगा। इधर सास बहू 5 रुपए की थाली का दाम बढ़ाकर 10 रुपए कर देती है और रोज़ की तरह अपनी थाली लगाकर कहती है, ले लो थाली ले लो, पेट भरने वाली थाली ले लो। इतना सुनते ही गरीबों का झुंड आ जाता है। तब पूर्णिमा कहती है, 10 रुपये में पेट भरने वाली थाली ले लो, एक बार आओ और पेट भर के खाओ। सारे गरीब एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। उनके लिए तो 5 रुपए की कीमत भी बहुत ज़्यादा थी। अचानक से डबल दाम दे पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तभी गरीब बूढ़ा कहता है, 10 रुपये अचानक से, इतना ज़्यादा हम कैसे दे पाएंगे। अब क्या करे बाबा, सब चीज़ों का दाम बढ़ गया है ना, हम तो अपने घर से दे रहे हैं। अब क्या करें हम, लेना है तो ले लो वरना चले जाओ। मजबूरी में सब थाली ले लेते हैं और सास बहू के चेहरे पर चमक आ जाती है। फिर रोज़ की तरह शाम तक खाना खत्म हो जाता है और शाम को सुनंदा कहती है, बहू, कल हम लोग ना बची कुची सब्जी खरीदेंगे, सस्ती पड़ेगी, जिससे हमें और भी कमाई होगी। ऐसे भी इन लोगों को ताज़ा खिलाकर हमें कौन सा फ़ायदा होगा। देखा मम्मी जी, आज कैसे वो बूढ़ा दाम के लिए बहस कर रहा था। ठीक कहा आपने, थोड़ी गली सड़ी सी सब्जी हुई तो इन लोगों को क्या ही फ़र्क पड़ेगा। ऐसे भी ना ये लोग तो सड़क से चुन चुन कर खाते हैं, इन्हें कुछ नहीं होने वाला। अगले दिन सुबह सास बहू जाकर बची कुची सड़ी गली सब्जियां ले आती है और माया खाना बनाते हुए कहती है, इन दोनों ने तो हद ही कर दी, मदद के नाम पर ये लोग कितना गिरेंगी। इतने में पूर्णिमा आ जाती है और माया उससे कहती है, भाभी, छोटा मुंह बड़ी बात, आप बहुत काम करती हैं, तो जो कमाई होती है उसके आपको 80% तो मिलने चाहिए ना। सारा दिमाग भी तो आपका रहता है, आपसे अच्छा बिजनेस कोई कर सकता है क्या? इतना तो हक बनता है आपका। हाँ ठीक कह रही हो, मम्मी जी तो बैठे बैठे ऑर्डर करती रहती है और पैसे लेती है। मैं एक एक जन को थाली सजा कर देती हूँ और आवाज़ लगा लगा कर ही मेरा तो गला फट जाता है। वही तो भाभी। मौका पाकर माया सुनंदा से कहती है, माँ जी, छोटा मुंह बड़ी बात। मैंने सुना भाभी किसी से फ़ोन पर कह रही थी कि आप तो बस बैठे बैठे ऑर्डर करती रहती है, सारा काम तो वो करती है, इसीलिए इस बिज़नेस में उनका 80% है और आपका 20% है। उसकी इतनी हिम्मत? अरे मैं तो जवानी में 100 लोगों का खाना अकेले ही बना लेती थी। इसी के कारण तो तुम्हें रखा, एक ही दिन में इसकी हालत खराब हो गई थी। दोनों सास बहू के दिल में एक दूसरे के लिए जहर घुल जाता है। इसी तरह महीना बीत जाता है और आखिरी दिन पूर्णिमा हिसाब करती है। बहू, कितना बचा इस महीने? 30,000 बचे हैं मम्मी जी, अपना अपना हिस्सा अलग कर लेते हैं। पूर्णिमा 7,000 सुनंदा को देती है और खुद 22,000 रख लेती है। ये देखकर सुनंदा कहती है, दिमाग खराब है क्या तेरा? है क्या मुझे माया समझा है? कुछ होता तो है नहीं तुझसे, और यहाँ पैसे पूरे चाहिए। तो आपने क्या किया है? हाँ, आप ये सब अकेले कर पाती? 22,000 मेरे हैं, दिमाग मेरा था, मेहनत मेरी थी। 22,000 मेरे हैं। अब दोनों सास बहू में लड़ाई हो जाती है और जब अगले दिन माया आती है तो पूर्णिमा उसे 1,000 देते हुए कहती है, आज दुकान नहीं लगेगी। क्यों भाभी, क्या हुआ? अरे जब हमें लगाना होगा तो तुझे फिर से बुला लेंगे। माया पैसे लेके वहाँ से चली जाती है। इन गरीबों को कहाँ से खाना मिलेगा? मैं ही खाना बनाकर इनको खिला देती हूँ। माया बाजार से राशन लाकर खाना बनाती है और सास बहू की जगह खुद ही खाना लगाकर खड़ी हो जाती है। 5 रुपए की थाली, आओ और 5 रुपए में पेट भर खाओ। माया की आवाज़ सुनकर वहाँ गरीबों की भीड़ लग जाती है और शाम तक तो सारा खाना बिक भी जाता है। उन गरीबों में से ही माया 2-4 आदमियों को काम पर रख लेती है। माया को ये काम करता देखकर सास बहू के सीने में आग लग जाती है और दोनों आकर माया से कहती हैं, तेरी इतनी हिम्मत, हमारे साथ गद्दारी की? हमें लड़वाकर खुद दुकान लगाकर बैठ गई। तभी वहाँ गरीब बूढ़ा आकर कहता है, लालच बुरी बला है,
तुम दोनों को तुम्हारे लालच ने हरा दिया। गरीबों का हक खाओगी तो यही होगा ना। मदद के नाम पर तुम दोनों ने तो धंधा शुरू कर दिया। लालच लालच बुरी बला है, कभी ना करना। सुनंदा और पूर्णिमा नजर झुकाए वहां से चली जाती हैं और माया अपना जीवन गरीबों की सेवा में लगा देती है। जानवी की जुबान पर बचपन से ही 1000 सवाल और मन में हर चीज जानने की उत्सुकता रहती है, जिस वजह से वो अपने भाई की शादी में चल रही रस्मों के बीच भी मम्मी से सवाल पूछने लगती है। मम्मी, जब लड़की वालों ने आपको अपनी इतनी बड़ी लड़की दे दी तो फिर भी उनसे सामान लेना गलत नहीं है क्या? इस पर कोई भी जानवी की बात का जवाब नहीं दे पाता और उसे इग्नोर करते हुए रस्में निभाते रहते हैं। शादी संपन्न होती है और भाभी घर आ जाती है, जिसके बाद जानवी के सवालों का सिलसिला अब भाभी के साथ शुरू होता है। भाभी, मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई, हमेशा सारे बलिदान वाले काम लड़कियां ही क्यों करें? मतलब अपना घर, परिवार, दोस्त, पुरानी जिंदगी सब कुछ छोड़ लड़कियां ससुराल आए, फिर वहां सबका दिल जीतने की कसरत भी वही करे। और लड़कों का क्या? बस तैयार हुए, दूल्हे बने और दोबारा अपने घर आकर बैठ गए। दीदी, मैं ससुराल में हूँ, जवाब कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, इसलिए आप अपने ये दुनिया हिलाने वाले सनसनीखेज सवाल अपने पति से करना, क्या पता वो जवाब दे पाए। भाभी की बात पर हंसते हुए जानवी वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद उसकी शादी कबीर से हो जाती है। अब ससुराल में कुछ दिन तो जानवी किसी से कोई सवाल पूछे बिना रह लेती है, पर फिर एक शाम दरवाजे पर खड़ी सास को बुजुर्ग भिखारी पर चिल्लाते हुए देख लेती है। अरे मुझे पता है तुम सबके पास खूब पैसा होता है, पर फिर भी हम जैसे शरीफ लोगों को परेशान करना होता है, और फिर जब कोई पैसे ना दे तो तुम उसका खून भी कर देते हो। क्रिमिनल होते हो तुम सब के सब। अब जाते हो यहाँ से या पुलिस को बुलाऊं? ये सब देख अब जानवी खुद को रोक नहीं पाती। मम्मी, वो आपसे भीख नहीं, खाने की मदद मांग रहे हैं और आप उन पर इस तरह से चिल्ला नहीं सकती। आखिर ये भी तो एक इंसान है, और वो भी आप और मुझसे उम्र में बहुत बड़े। बाकी किसी चीज का नहीं तो कम से कम उनकी उम्र का ही ख्याल कर लीजिए। बहू का ऐसा रूप देख सास को तो जैसे शौक ही लग जाता है। जानवी भिखारी को खाना देकर वहां से भेज देती है, लेकिन इसके बाद से ही सास का उसके प्रति रवैया बदल जाता है। मुझे तो लगा था बहुत शांत बहू लेकर आई हूं, पर ये तो पूरी ज्वालामुखी निकली। अरे इतने दिनों से ये रंग क्या एक भिखारी के सामने अपनी सास की इज्जत उतारने के लिए छुपा कर रखे थे? और कौन से रंग बदलना सिखाकर भेजा है तेरे माँ बाप ने तुझे? मम्मी जी, रंग का तो पता नहीं, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मुझे हर ढंग में गलत के खिलाफ खड़े होना जरूर सिखाकर भेजा है। बहू का जवाब सुन सास गुस्से में वहां से चली जाती है, जिस पर पीछे खड़ा सब कुछ सुन रहा कबीर जानवी के पास आता है। जानवी, मैं मानता हूं तुमने जो किया अच्छे के लिए किया, पर मम्मी से ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अब उन्हें मनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। पर मैं कैसे? मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। तो उसके लिए मैं हूं ना। कुछ दिनों में ही सकट का त्योहार आ रहा है, तुम बस बायने पर मम्मी को देने के लिए एक सुंदर साड़ी ले आना, तुम्हारा काम बन जाएगा। ये कहकर कबीर वहां से चला जाता है, लेकिन व्रत और त्योहारों से अनजान जानवी कंफ्यूजन में वहीं खड़ी रह जाती है, जिस पर वो भाभी को फोन लगाकर सारे व्रत और उनके महत्व समझती है। और उन्हें जानने के बाद वो बायने की साड़ी तो खरीद लाती है, लेकिन इसी के साथ उसके मन में अब नए सवाल पैदा होने लगते हैं। इसी तरह सकट के व्रत का दिन भी आ जाता है। हे भगवान, एक तो सुबह से भूखी, ऊपर से ये सवालों के बुलबुले पेट में उठकर और तहलका मचा रहे हैं। अब क्या करूं, किससे पूछूं? जानवी अपने आप से ये सब बोल ही रही होती है कि सास और कबीर उसके सामने आ जाते हैं। बायने और पूजा की सब तैयारी कर ली? हाँ जी, वो तो कर ली, पर क्या पर? फिर कोई सवाल है? पूछ लो, कहीं पेट में उसे रखे रखे एसिडिटी ना हो जाए। ज्यादा कुछ नहीं, बस पूछना था कि जब ये व्रत बच्चों और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए होता है,
फिर इसमें व्रत सिर्फ हम लेडीज ही क्यों रखती हैं? हिस्सेदारी तो दोनों की होती है ना? जानवी की बात सुन इस बार तो सास भी सोचने पर मजबूर हो जाती हैं। ये तो मुझे नहीं पता और ना हमने कभी किसी से पूछा। बस जो बड़े बुजुर्ग रिवाज बना गए वही चल रहे हैं। इसकी भी कोई वजह जरूर होगी। अच्छा, और ये बायने की वजह? अब बायने से तुम्हें क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, दिक्कत कोई नहीं है। बस सोचती हूँ कि अगर व्रत बच्चों या पति के लिए होता है तो हमेशा हर चीज का गिफ्ट सिर्फ सास को ही क्यों मिलता है? अरे पति के नाम पर व्रत है तो उन्हें, और बच्चों के नाम पर जो व्रत है उनमें बच्चों को क्यों गिफ्ट नहीं दी जाती? जानवी का सवाल सुन इस बार सास भड़कने के बजाय शांति से उसका जवाब देती है। वैसे ये सवाल एक बार मैंने भी अपनी सासू माँ से किया था, तो जवाब मिला कि सास की वजह से ही पति मिला है, इसलिए एक थैंक यू और इज्जत की तरह उन्हें ये बायना दिया जाता है। और बच्चों वाला तो मुझे भी नहीं पता। बाकी इस बात की भी कंफर्मेशन नहीं है कि सासू माँ ने ये सिर्फ मेरे सवालों को शांत करने के लिए बोला था या ये सच भी है। सास के जवाब और जानवी के सवाल से अब वो दोनों ही कंफ्यूजन में हैं कि आखिर सच और वजह क्या है। अब घी और मक्खन के शौकीन लोग तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन पुरोहित परिवार में जैसे घी के बिना कुछ होता ही नहीं था। चाहे फिर वो सब्जी हो, रोटी हो या मिठाई, जब तक उसमें देसी घी नहीं डलता उन्हें खाने में स्वाद ही नहीं आता। पर यहाँ बात खाने में घी डलने की नहीं है, बल्कि घी कहाँ से आ रहा है उसकी थी, जिस पे सविता की दोनों बहुएं आए दिन एक दूसरे पे ताना कसती रहती। तो आइए चलिए देखते हैं कि आज किस बात पर बवाल हो रहा है इनके घर में। बाबा साहब, ये सब्जी खा के देखिए आप। आज इसमें ना हमारे गांव से आया देसी घी डला हुआ है, आपको और भी ज़्यादा मज़ा आवेगा। ठीक ही है, ऐसा कोई खास कौनी क्यों मासा? मेरे गांव से जो घी आवे है उसमें तो क्या सुगंध हुआ है, क्या स्वाद हुआ है, मज़ा ही आ जावे है खाने का। लो फिर शुरू हो गई दोनों ये। अब वो तो तुम कह रही हो ना ये सब, और किसी ने तो कुछ कौनी कहा अभी तक। वो तो यहाँ सबको पता है कि हमारे गांव से जो घी आवे है उसकी बात ही अलग होवे है, क्योंकि वो असली घी होवे है। अब थारे घर से जो घी आवे है किसे पता असली होवे कि नकली? मासा देखिए ना भाभी साहब क्या बोल रही है। मेरे घर से जो घी आवे है वो एकदम असली होवे है। आपके गांव के घी की तरह नहीं, आधा असली और आधा नकली मिक्स करे हैं। चोर को सारे चोर ही दिखे हैं। अरे बस करो दोनों, तुम दोनों के घर से जो घी आवे है दोनों ही अच्छे होवे हैं। दोनों से खाने का स्वाद अच्छा आवे है, ऐसा कुछ भी कौनी है। भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें तो कई बार पता भी नहीं चलता कि कौन सा घी किसके घर में आया है। दोनों का स्वाद एक जैसा ही हो गया है। और ऐसे कैसे? मेरे गांव के घी की बात ही अलग है, उसे तो दूर से कोई भी पहचान ले वे। हाँ, ये तो बस आपकी गलत फहमी है भाभी साहब। अरे बस करो लुगाइयो, अब बहुत हो गया। खुद भी खाना खाओ और हमें भी खाने दो, समझी? जब देखो बिल्लियों की तरह लड़ना चालू कर दो हो। चुपचाप खाना खाओ। मीठी और विना का ये झगड़ा तो कई सालों से था, क्योंकि कभी घी मीठी के गांव से आता था तो कभी वीना के घर से। पर दोनों ये साबित करने में लगी रहती कि उनके गांव का घी ही सबसे अच्छा है। अरे मीठी वीना यहाँ आना दोनों। हाँ मासा कहिए। जी मासा। मैं ये कह रही थी कि कल जोधपुर से कुछ मेहमान आवे हैं, तो ज़रा मिठाई में घेवर बना देना और घी अच्छे से डालना जरा। घेवर स्वादिष्ट बनना चाहिए, समझी दोनों? अरे माँ साहब बिल्कुल भी चिंता कौनी करो, मेरे गांव से जो देसी घी आया है ना, मैं उसी से घेवर बनाऊंगी। वो भी इतना स्वादिष्ट कि मेहमान खाते ही रह जाएंगे। माँ साहब बड़ी बड़ी बातें तो हर कोई कर लेवे हैं, पर घेवर तो मैं अपने गांव से आए घी से ही बनाऊंगी बासा। आप देखना मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे थारे गांव से आया घी इतना अच्छा कौनी, उसमें घेवर बनाएंगे तो मज़ा कौनी आएगा। मैं बोल रही हूँ ना, मेरे गांव से आए घी से ही बनाएंगे। अरे चुप करो दोनों, मैंने लड़ाई कौनी चाहिए। दोनों घेवर बनाओ अपने अपने घी से। घेवर तो एक जैसा ही बनेगा, मेहमान के आगे दोनों परोस देवेंगे। ठीक है मासा, जैसा आप कहें।
पर पसंद तो उन्हें मारा ही घेवर आएगा, देख लेना। वीणा, तो मैं जाऊँ, घेवर की तैयारी भी तो करनी है। सविता ने दोनों को घेवर बनाने को कह दिया था, जिससे ये दोनों आपस में झगड़े ना। लेकिन ये दोनों तो मेहमान को ही परेशान करने लगी। अरे आओ आओ भाई साहब, बैठो बैठो। अरे लुगाइयो, जरा पानी या शरबत ले आना भाई साहब के लिए। काका सब पानी छोड़िए, आप ये घेवर खाइए। इसमें ना मेरे गांव से आया घी डला है मैंने। अरे ये तो कुछ भी नहीं है काकी सा, आप ये खा के देखो, आपको ना एकदम देसी स्वाद आ जाएगा। एकदम असली घी से बनाया हूँ मैंने, खा के देखो। अरे लुगाइयो, खाएंगे या बे खाएंगे, पहले पानी तो दो मेहमानों को। काका सा आप ये एक बार खा के तो देखो पहले। नहीं काका सा, पहले मारा घेवर खा के देखिए। हाँ पर वो अरे परवर वो क्या काका सा, मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊं। लो रहने दो भाभी सा, जबरदस्ती कौन ही करो आप। इन्हें कोई इंटरेस्ट ना है आपके घेवर में, उन्हें तुम्हारे हाथ का ही घेवर खाना है। हाँ वो तो दिख ही रहा है कि कितना खाना है तेरे हाथों का घेवर। बनने ना एक बहुत जरूरी काम याद आ गया हो, तो हम दोनों निकल रहे हैं। हाँ हाँ, बहुत ज़रूरी काम है, हम चलते हैं। फिर कभी पक्का आवेंगे। हाँ लुगाइयो, थारे हाथ का घेवर खाने। अरे भाभी सा रुकिए तो। अरे काकी सब पैक कर दो का घेवर। दोनों जल्दी में वहां से भाग जाते हैं। अरे क्या करो हो लुगाइयो, भगा दिया उन्हें। मेहमानों को आने से कोई घेवर खिलाया है क्या? पानी तक ना पिलाया उनको। तुम दोनों का अब बहुत हो गया सर। अब तुम दोनों में से किसी के गांव से घी कौन ही आवेगो। अमीन गांव से घी मंगवाऊंगी। परमा साहब चुप करो दोनों, एक बात नहीं सुननी तुम दोनों की। इस बार मेहमानों के सामने मिठी और विना ने हद पार कर दी थी, इसलिए सविता ने फैसला किया कि अब से घी उसके गांव से आएगा। और हुआ भी ऐसा ही। अगले महीने से घी सविता के गांव से आने लगा। आज ना कह रही है, यह सब्जी लो वो सब्जी लो। माँ सही है, आपने बहुत सही किया जो ये बंद करवा दिया, नहीं तो घर में 2 राजनीतिक पार्टियां हो ऐसा लगने लगा था। और नहीं तो क्या, वो जोधपुर वाले काका सा, वो तो अब यहाँ आने से भी डर रहा है कि नहीं नहीं नहीं, इस घर में नहीं जाना, पानी के पहले घेवर खिलावे यहाँ की लुगाइयो। मुझे तो सोच की हंसी आवे कि क्या हालत हुई होगी काका सा काकी सा की। तुम दोनों ने हंसी आवे है, हमारी इज्जत निकाल दी थी इन दोनों ने। बेचारे ऐसे भागे हैं दोनों कि क्या बताऊं। हम कौन सा जहर खिला रहे थे, घेवर ही तो खिला रहे थे। अरे आप कुछ भी कहो मासा, घी तुम्हारे गांव का ही अच्छा था। क्या स्वाद, क्या सुगंध, सब्जी का स्वाद ही बढ़ जाता था। अरे रहने दे, अब तुझे ही पता है कि घी तुम्हारे गांव का ही चोखा था। दाल में तड़का लगाती थी तो आसपास पड़ोस के लोग पूछने आते थे कौन सा घी मंगवाओ हो। मुझे तो कई सारे ऑर्डर भी मिल गए थे उस घी के। अब इतना भी फेंकने की ज़रूरत ना है भाभी सा, बस करो। इतना भी कोई खास नहीं था आपके गांव का घी। पर मासा के गांव के घी से तो अच्छा ही था, उसमें तो स्वाद ही कौनी। हाँ मासा, ये बात तो सच है कि ये घी मजे को कौनी। हे भगवान, क्या करूं मैं इन दोनों का। अब लगता है सच्चाई बतानी ही पड़ेगी इन दोनों पगलियों को। कैसी सच्चाई मासा? यही कि तुम दोनों के गांव से जो घी आता था वो मेरे गांव से ही भेजा जाता था, क्योंकि हमारे गांव से ही सब गांवों तक घी भेजा जाता है। तो तुम दोनों जो ये घी पुराण लेके बैठी हो ना, और ये अच्छा नहीं वो अच्छा नहीं, तो जो भी इस घर में आता था वो एक ही जगह से आता था और एक जैसा ही होता था। तभी तो हमें कभी कोई खास फर्क लगा कौन है घी में, समझे पगलियों। हे मारा ठाकुर जी, हम दोनों इतने वक्त से ऐसे ही बेवकूफ़ों की तरह लड़ रहे थे। इसी चक्कर में काका सकाकी सो को भी भगा दिया। तभी तो कहे हैं नकल करने से बेहतर है कि अकल का प्रयोग कर लो।